हेलो फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग 15 जुलाई 2023 के जीके क्वेश्चन को देखेंगे और उन क्वेश्चन को विस्तार से भी जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं आज उन 10 सवाल को। फ्रेंड, कल आप लोग को एक अभ्यास प्रश्न दिया गया था जिनका जवाब आप लोग को कमेंट में देना था। प्रश्न था, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस किसकी एक पहल है? आप लोग को ऑप्शन था ए जापान, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी भारत। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भारत। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने एक कार्यक्रम में बताया है कि E20 पेट्रोल या 20% एथनॉल वाला पेट्रोल अब 1350 ईंधन खुदरा दुकान पर उपलब्ध है और 2025 तक पूरे देश में उपलब्ध होगा। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी घोषणा की कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस यानी GBA को 22 जुलाई से गोवा में G20 एनर्जी ट्रांजिशन मंत्री स्तरीय बैठक में सदस्यता हेतु अन्य देशों के लिए खोला जाएगा। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस यानी GBA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी US और ब्राज़ील के समर्थन से भारत की एक पहल है, इसलिए विकल्प डी सही है। GBA को विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा है। इसमें सदस्य देशों, भागीदारी संगठनों और उद्यानों को एक साथ लाने वाली 3 श्रेणी की सदस्यता संरचना होगी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी होगा। आज का पहला प्रश्न है, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला फ्लेयरिंग शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केवल लैंडफिल गैस निष्कर्षण के दौरान उत्पन्न संबंधित गैस के दहन को संदर्भित करता है। दूसरा कथन है, ब्लैक कार्बन या सूट गैस फ्लेयर से निकलने वाला प्रदूषक है। तीसरा कथन है, यह ऑपरेटरों को अपने उपकरण पर दबाव कम करने की अनुमति देता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल 2। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। भारत फ्लेयर्ड गैस को तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG में परिवर्तित करने के लिए इराक में द्रवीकरण इकाइयों के निर्माण की संभावना तलाश रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में भारत ने इराक के साथ बातचीत शुरू की है। आपको बता दें कि गैस फ्लेयरिंग से तात्पर्य तेल और गैस रिकवरी, पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया और लैंडफिल गैस निष्कर्षण सहित विभिन्न प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न संबंधित गैस के दहन से है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ब्लैक कार्बन एक अन्य प्रदूषक है जो कभी कभी गैस फ्लेयर्स द्वारा छोड़ा जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। गैस फ्लेयरिंग ऑपरेटरों को अपने उपकरण पर दबाव कम करने और किसी भी अतिरिक्त गैस को जलाकर अप्रत्याशित और बड़े दबाव विभिन्नताओं का प्रवर्धन करने की अनुमति देती है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दूसरा कथन है, नीलगिरी तहर इसकी प्रमुख प्रजातियों में से एक है। तीसरा कथन है, यह रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सभी 3। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में तमिलनाडु वन विभाग ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए नीलगिरी में मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम घाट के एक भाग के रूप में यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, इसलिए कथन 1 सही है। पार्क नीलगिरी तहर की रक्षा के इरादे से बनाया गया था, जो आमतौर पर नीलगिरी में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में से एक है, इसलिए कथन 2 सही है। इसे पहले नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। यह पार्क नीलगिरी तहर के अलावा रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करता है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रुसेलोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। कथन 2 है, मानव से मानव संचरण बहुत आम है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल 1। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं।
हाल ही में केरल के कोल्लम में एक 7 वर्षीय बच्ची में ब्रुसेलोसिस की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि ब्रुसेलोसिस विभिन्न ब्रुसेला प्रजातियों के कारण होने वाला एक जीवाणु रोग है जो मुख्य रूप से मवेशी, सुअर, बकरी, भेड़ और कुत्तों को संक्रमित करता है। मनुष्य में यह संक्रमण आमतौर पर संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से दूषित पशु उत्पादों को खाने या पीने से या वायु जनित एजेंटों के सांस लेने से फैलता है, इसलिए कथन एक सही है। ब्रुसेलोसा मेलिटेंसिस मानव ब्रुसेलोसिस का कारण बनने वाली सबसे प्रचलित प्रजाति है, जिसका कुछ हद तक कारण बकरियों और भेड़ों के टीकाकरण में आने वाली कठिनाई है, लेकिन इसका मानव से मानव संरक्षण बहुत दुर्लभ है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार केवल विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, इस वर्ष इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केवल 2। आइए इनको और विस्तार से जानते हैं। हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया। यह दिवस जनसंख्या मुद्दों को तात्कालिकता और महत्व पर केंद्रित रहा। बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण सहित वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बढ़ती जनसंख्या प्रवृत्ति आर्थिक विकास, रोजगार, आय विवरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। इस वर्ष इस दिवस की थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना रही है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार केवल विकल्प बी सही है। प्रश्न है, अटल वयो अभ्युदय योजना किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है? ऑप्शन ए है केवल विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन डी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आइए इनको और विस्तार से जानते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सभी नागरिक के लिए एक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने का प्रयास कर रहा है। पिछले 9 वर्ष में मंत्रालय ने समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं और पहल शुरू की है। इसी क्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना यानी AVY की शुरू की, इसलिए विकल्प बी सही है। अटल वयो अभ्युदय योजना भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई एक व्यापक पहल है। यह योजना बुजुर्गों द्वारा समाज में किए गए अमूल्य योगदान को मान्यता देती है और उनकी भलाई एवं सामाजिक समावेशित सुनिश्चित करती है। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य समाज में बुजुर्गों के अमूल्य योगदान को मान्यता देकर उन्हें सशक्त बनाना और उनका उत्थान करना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र सुधारक यानी द रिफॉर्म किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है बी कृष्ण पिल्लई, ऑप्शन बी है राधाकांत देव, ऑप्शन सी है दादाबाई नौरोजी, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण आगकर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गोपाल गणेश आगकर। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। आज यानी 14 जुलाई को देश भर में भारतीय समाज सुधारक गोपाल गणेश आगकर की जयंती मनाई गई। बता दें कि गोपाल गणेश आगकर एक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले वर्तमान सांगली में हुआ था। 1884 में आगकर और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। अपने जीवनकाल के दौरान आगकर सामाजिक सुधारकों के लिए सक्रिय थे और नागरिकों को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने में विश्वास करते थे। उन्होंने अपना स्वयं का अखबार सुधारक द रिफॉर्म शुरू किया, जिनसे अस्पृश्यता और जातिवाद दोनों की चुनौती दी, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित सेलोसा अपोसिटिफोलिया डेस्फोन्टिनिया क्या है? ऑप्शन ए है डायनासोर का जीवाश्म, ऑप्शन बी है खोजा गया नया तारा, ऑप्शन सी है पौधे की प्रजाति, ऑप्शन डी है एक पौना ग्रह। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पौधे की एक प्रजाति। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने सेलोसा
अपोसिटिफोलिया डेस्फोन्टिया नामक सालवर्ट की एक नई प्रजाति की खोज। घोंसला अपोसिटिफोलिया डेस्फोटानिया कच्छ जिले के खारे शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में उगने वाली एक बारहमासी झाड़ी है। यह एक प्रजाति है जो अमरैंथेसी परिवार से संबंधित है। 2007 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक सार संग्रह प्लांट डिस्कवरीज के नवीनतम अंक में इसकी सूचना दी गई है। इसके अनुसार यह नई प्रजाति एक बारहमासी झाड़ी है जो 1 से 2 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसका आधार चिकना, बेलनाकार एवं लकड़ी जैसा होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। दूसरा कथन है इसका मुख्यालय जिनेवा में। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केवल दो। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में पेश किए मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। दरअसल पाकिस्तान ने स्वीडन के पवित्र कुरान जलाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में धार्मिक घृणा से जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी UNHRC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को महासभा द्वारा 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के स्थान पर की गई थी, इसलिए एक कथन सही नहीं है। इसके तंत्र में सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा शामिल है जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में मानव अधिकारों को स्थितियों का आकलन करने का कार्य करती है। बैठक जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में होती है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार केवल विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया सागर संपर्क सिस्टम किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन ए है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी है बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी है योजना मंत्रालय। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री ने समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी DGNSS का उद्घाटन किया। बता दें कि डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी DGNSS एक टेरेस्ट्रियल बेस्ड संवर्धन प्रणाली है। यह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS में त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक करती है, जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। DGNSS सेवा नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगी और बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग तथा दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगी। नवीनतम DGNSS प्रणाली अब GPS और GLONASS के सुधार प्रसारित करने के समक्ष है, इसलिए विकल्प सी सही है। आज का अभ्यास प्रश्न है, समर्थ किस मंत्रालय की एक पहल है? अम्ले ऑप्शन ए है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है कॉर्पोरेटर कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है वस्त्र मंत्रालय। इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।